नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब सरकार राज्य से उसकी राजधानी चंडीगढ़ छीनने के भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के नापाक इरादों को कभी सफल नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आगामी संसदीय सत्र में संविधान की धारा 240 के तहत पंजाब की राजधानी को भी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जोड़ने के लिए लाई जा रही संशोधन संबंधी प्रस्ताव को किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हर राज्य का अपनी राजधानी पर पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन पंजाब को उसकी राजधानी सौंपने से लगातार बचकर राज्य के साथ भारी अन्याय किया जा रहा है। भाजपा नीति केंद्र सरकार खुलेआम धक्केशाही पर उतारू है। कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी सियासी हलचल एक बार फिर जोर पकड़ रही है। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसके बाद सीएम सिद्धारमैया ने बताया कि मीटिंग में स्थानीय निकाय चुनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है और अब हाई कमान जो भी कहेगा वो हम मानेंगे। जानकारी के मुताबिक खड़गे ने सीएम सिद्धारमैया को दिल्ली तलब किया है। बैठक में कर्नाटक की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया नवंबर के अंत तक दिल्ली आ सकते हैं। कर्नाटक सीएमओ सूत्रों का कहना है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी पार्टी नेतृत्व को आगाह किया गया है कि राज्य में जारी राजनीतिक गतिरोध सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है और जल्द निर्णय लेना जरूरी है। जानकारी के मुताबिक सिद्धारमैया ने खड़गे से मुलाकात कर पॉलिटिकल उतार चढ़ाव का गवर्नेंस पर पड़ने वाले असर के बारे में डिटेल में बताया। सिद्धारमैया ने पार्टी के प्रति अपने कमिटमेंट को कंफर्म किया और कहा कि जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वो दिल्ली आएंगे। उत्तराखंड राज्य में आयोजित 2 दिवसीय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस संपन्न होने के बाद सीएम धामी की अध्यक्षता में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्धन समेत सभी आईएएस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह किसी औपचारिक संबोधन का अवसर नहीं है, बल्कि उनकी प्रशासन के लिए संवेदनशील और आत्मीय भावनाओं को साझा करने का अवसर है। साथ ही सीएम ने आईएएस अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि फाइलों में देरी ना हो और निर्णय लक्ष्य आधारित हो। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने इसके लिए अधिकारियों की टीम को लगा दिया, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। इनके निशाने पर कन्नौज भी आ गया है। ये बीजेपी वाले जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पार्टी रणनीति के तहत ये सब एग्जिट पोल या टीवी चैनलों को वो नैरेटिव और परसेप्शन क्रिएट करने के लिए देते हैं। और ये बात भी छिपी नहीं है कि अगर चैनल्स को फंड न किया जाए तो चैनल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि उनका प्रतिदिन का खर्चा बहुत है, महीने का खर्चा बहुत है। वो कैसे खर्चा निकलेगा? और फिर जो एजेंसी सर्वे करती हैं, जो एजेंसी सैंपल करते हैं, पता नहीं सैंपल कलेक्शन क्या था। जैसे यूपी का उदाहरण है, तो उनके एग्जिट पोल में और उनके अपने सर्वे में तो 2 ही तो जीत रहे थे कि 1 भी नहीं जीत रहे थे नहीं 1 भी नहीं जीत रहे थे। अगर सही तरह से उनकी सुना जाए तो बीजेपी पूरी हरा रही थी, हमें 0 कर रही थी। याद कीजिए, आप याद कीजिए। और फिर क्या हुआ, उनको कितना बुरे हारे। और सच्चाई में कह रहा हूं, जिला अधिकारी उस समय का फर्काबाद का बेईमानी नहीं करता। बेईमान जिला अधिकारी था वो। मैं फिर कहता हूं, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, चाहे वो कोर्ट चला जाए, कहीं संस्था में चला जाए, सुना है बड़ा जिला मिला है उसको उस बेईमानी की वजह से।
लाठी चलवाई, और जब हम लोगों ने फोन करने की कोशिश की, बात करने के लिए, फोन भी नहीं कर रहे। सोचिए, कोई सुनने वाला नहीं था और रिजल्ट बदल दिया। तो ये सब बेईमानी बीजेपी करती है, इसीलिए ये सब करवाया है। 2022 के चुनाव में बीजेपी के नेता सेंट्रल फोर्स लेकर के कन्नौज में जहां काउंटिंग हो रही थी वहां घुस गए थे और रिजल्ट बदल दिया। आप सेंट्रल फोर्स से कैसे लड़ लोगे बताओ? आप मुझे बताओ कैसे लड़ लोगे? कोई लड़ सकता है फोर्स से? कोई लड़ सकता है सरकार से? तो ये जो एग्जिट पोल है डिमोरलाइज करने के लिए है कि निराश हो जाए वर्कर, इसलिए हम लोगों ने कहा निराश नहीं होना है, मजबूती से खड़े रहो। इनकी चंडीगढ़ वाली चोरी सबने पकड़ी है और सीसीटीवी और तमाम चैनलों पे और तमाम कैमरों पे इनकी चोरी लगातार पकड़ी जाती है, बेईमानी पकड़ी जाती है, इनकी हरकतें पकड़ी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई रिटायर हो रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत देश के 53वें CJI के रूप में 24 नवंबर को शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में भूटान, मॉरिशस, ब्राजील समेत दुनिया के 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा पहला मौका है जब किसी CJI के शपथ ग्रहण में इतनी बड़ी संख्या में दूसरे देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल की मौजूदगी होगी। 24 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। इनके शपथ ग्रहण समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के चीफ जस्टिस, उनके साथ आए परिवार के सदस्य शामिल होंगे। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का संकट बना हुआ है, जिससे लोगों की सांसों पर खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में आज भी हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुबह 7 बजे के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राजधानी के अधिकांश इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार दर्ज हुआ। नोएडा, गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। आनंद विहार में AQI 429 दर्ज किया गया, जबकि अशोक विहार में यह स्तर 420 रहा। आया नगर में AQI 339 मापा गया। बवाना में प्रदूषण स्तर 432, बुराड़ी में 402 और DTU क्षेत्र में 399 दर्ज किया गया। द्वारका का AQI 386 और ITO का 388 रहा। आपको बता दें, दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का संकट बना हुआ है। दिल्ली की हवा दमघोटू हो रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली में आज भी हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुबह 7 बजे के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राजधानी के अधिकांश इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 के पार दर्ज किया गया। नोएडा, गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। आनंद विहार में AQI 429 दर्ज किया गया, जबकि अशोक विहार में यह स्तर 420 रहा। आया नगर में AQI 339 मापा गया। बवाना में प्रदूषण स्तर 432 पाया गया। बुराड़ी में 402 और DTU क्षेत्र में 399 दर्ज किया गया। वहीं द्वारका की बात करें तो द्वारका का AQI 386 और ITO का 388 रहा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रतलाम के आसपास सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। एक सप्ताह पहले रावटी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बीट के ग्राम भीमपुरा के समीप कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी थी, जिससे कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं शिवगढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम काजलिया पाड़ा स्थित जामड़ नदी के समीप आगे चल रहे ट्राले में पीछे से कार घुस गई। इससे कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सूरत, गुजरात के कपड़ा व्यापारी साहिल कुमार, पिता संजय कुमार, उनकी पत्नी और 2 बच्चे घायल हो गए। एयरबैग खुलने से चारों की जान बच गई। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार कपड़ा व्यापारी सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे।
नोएडा जा रहे थे। बताया जा रहा है कि वे रतलाम ग्राम काजलिया पाड़ा स्थित जामर नदी के पास से गुजर रहे थे। तभी आगे चल रहे ट्राले से उनकी कार जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला और एक साइड के परखच्चे उड़ गए। साहिल, उनकी पत्नी और दोनों पुत्र घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी और एक्सप्रेस वे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा घायलों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। धार्मिक नगरी अयोध्या में राम मंदिर में आरंभ हुए धार्मिक अनुष्ठान 25 नवंबर को दी जाएगी, जिसके बाद ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न होगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होने वाले लगभग 7,000 अतिथियों, सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आगामी 25 नवंबर को आयोजित होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र की ओर से कहा गया है कि 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई जानी मानी हस्तियां व गणमान्य भी शामिल होंगे। को लेकर व्यापक तैयारियां हैं। 25 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ध्वजारोहण होगा और हम सब उसके साक्षी बनेंगे, साधु संत साक्षी बनेंगे, यहाँ की जनता साक्षी बनेगी, पूरा देश साक्षी बनेगा। आगामी विवाह पंचमी 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूर्ण हो रहा है। शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारी चल रही है। सभी अतिथियों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। 24 नवंबर को मठों व मंदिरों में ध्वज फहराने का आह्वान। नगर निगम के साथ मठों व मंदिरों के संचालनकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि 24 नवंबर को मठों व मंदिरों पर भगवा ध्वज फहराया जाएगा। साथ ही मंदिर को दिवाली की तरह सजाया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने बताया कि 25 नवंबर को राम मंदिर में आम श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेगी। 26 नवंबर को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रामलला का गर्भगृह 16 घंटे से ज्यादा समय तक खुला रहेगा। जो धर्मशालाएं हों, होटल हों, सब जगह व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था की गई है और ऐसे लगभग 6 से 7 हज़ार लोग यहाँ पर रहेंगे। विशेषकर चूँकि अयोध्या का ही सबसे अधिक उसमें स्थान है, तो अयोध्या में तो एक दिन पूर्व नहीं आएंगे लोग, उसी दिन आएंगे और बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो एक दिन पूर्व आ जाएंगे, तो उनके निवास की व्यवस्था की गई है। अहमदाबाद में बनकर तैयार हो रहा है ध्वज। जानिए क्या है इसकी खासियत। राम मंदिर में फहराया जाने वाला ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है, जिसे कारीगरों ने पैराशूट फैब्रिक से तैयार किया है। झंडा वाटरप्रूफ, फायरप्रूफ और तेज हवाओं का सामना करने में सक्षम होगा। ध्वज पर सूर्य, ओम और कोटीदार वृक्ष अंकित हैं। राम मंदिर परिसर के 7 मंदिरों के ध्वज त्रिकोणीय होंगे और उन पर केवल ओम का चिन्ह होगा। ध्वजारोहण के 2 सफल परीक्षण पहले ही पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि 25 नवंबर को पूरे देश में विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाएगा और उसी दिन राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसीलिए इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। साउथ अफ्रीका को भारत दौरे पर टेस्ट सीरीज के बाद वनडे और टी20 मुकाबले भी खेलने हैं। वनडे सीरीज की शुरुआत 30 नवंबर से होने वाली है, वहीं टी20 सीरीज का आगाज 9 दिसंबर को होगा। वनडे और टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम घोषित हो चुकी है, लेकिन भारतीय स्क्वाड अब तक रिवील नहीं हुआ है। व्हाइट बॉल सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन गुवाहाटी
टेस्ट की समाप्ति के बाद किया जा सकता है। चीफ कलेक्टर अजीत आगरकर, सिलेक्टर आरपी सिंह और देवजीत सैकिया गुवाहाटी में ही मौजूद हैं। डॉक्टर दिनशा पारदीवाला ने शुभमन गिल को अभी टेस्ट करने की सलाह दी है। शुभमन यदि वनडे सीरीज से बाहर होते हैं तो केएल राहुल को कप्तानी की जिम्मेदारी मिल सकती है। अक्षर पटेल और ऋषभ पंत भी दावेदार हैं, लेकिन राहुल पर चयनकर्ता विश्वास जता रहे हैं। दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा भी ये भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो सिलेक्टर्स को ही लेना है। साहिबजादा फरहान के 80 रन और मोहम्मद नवाज की शानदार गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने रावलपिंडी में श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर T20 त्रिकोणीय सीरीज के पॉइंट्स टेबल पर पहला स्थान हासिल किया। 27 गेंद शेष रहते हासिल की गई। ये पाकिस्तान की लगातार चौथी T20 जीत है। वहीं इस त्रिकोणीय सीरीज में उनकी लगातार दूसरी जीत है, जिससे वे फाइनल में पहुंचने की मजबूत स्थिति में है। दूसरी ओर श्रीलंका को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है और वो नेट रन रेट के साथ तालिका में सबसे नीचे रहा। नीदरलैंड के आइंडहोवन एयरपोर्ट पर अचानक ट्रैफिक रोक दिया गया। एयरपोर्ट के आसपास इलाके में कई ड्रोन देखे जाने के बाद ये कार्यवाही की गई। डच रक्षा मंत्री रूबेन ब्रैकलेसमैन्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस के सेना के लोगों के साथ डिफेंस काउंटर ड्रोन यूनिट तैनात की गई, जो हस्तक्षेप के लिए तैयार थी। एहतियात के तौर पर सभी तरह के एयर ट्रैफिक को रोक दिया गया। आइंडहोवन एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, जिसका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों तरह के ऑपरेशन के लिए किया जाता है। इजराइल की मोसाद खुफिया सेवा ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि हमास गुप्त आतंकी शेलों के माध्यम से पूरे यूरोप में एक आतंकी नेटवर्क विकसित कर रहा है। मोसाद का आरोप है कि हमास ने पूरे यूरोप में इजरायलियों और यहूदियों को निशाना बनाकर गुप्त ऑपरेशनल सेल बनाए हैं। एक बयान में एजेंसी ने कहा कि यूरोपीय सुरक्षा सेवाओं के साथ सहयोग से हमास से जुड़े लोगों पर छापा मारा, जिन पर से हथियार बरामद किए और संदिग्धों की गिरफ्तारी की, जिससे योजनाबद्ध हमलों की रोकथाम में मदद मिली है। बयान के अनुसार यूरोपीय साझेदारों ने इजरायली और यहूदी समुदायों को निशाना बनाकर रची गई साजिशों को नाकाम करने में मदद की। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में संयुक्त कार्यवाही के परिणाम स्वरूप कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और नागरिकों के खिलाफ आदेश पर इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए हथियारों के भंडार को जब्त किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।